अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 29। अरे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि हाउ टेस्टिंग प्रीवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देम। तो कल आप लोगों ने जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को देखा था। तो मैंने पहले तो आपको उसकी थ्योरी पढ़ाई थी, उसके 4 पोस्टुलेट्स कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। फिर एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। तीसरा पोस्टुलेट था ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम कंबाइन, सेपरेट और रीअरेंज, they combine in simple ratios to form the new compound, or they combine in simple ratios. और लास्ट ये था atom can neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो ये उसकी थ्योरी थी। तो बच्चे, हम लोगों ने फिर कहा था कि उसकी थ्योरी जब उसने जिस दौर में उसने पेश की, at that time when he proposed that theory, उस थ्योरी ने जितने भी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स थे उसके दौर के, उन तमाम की बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, लवाइसे ने दिए थे, उन तमाम की बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी ने दी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, और बहुत सारी दूसरी चीजों के बारे में इसने प्रिडिक्ट भी किया, और केमिस्ट्री में जो रैपिड प्रोग्रेस थी उसका स्टिमुलस में उसका मुहर्रिक में। लेकिन 19वीं सदी के मिड में और 20वीं सदी के शुरू में जो विलियम क्रोक्स ने, गोल्डस्टाइन ने, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर यह पता चला जनाब के एटम के अंदर भी मजीद ज़र्रात हैं। एटम से छोटे ज़र्रात भी एटम के अंदर, मतलब एटम को, तो एटम से वो ज़र्रात अलग किए जा सकते हैं, मतलब एटम को तोड़ा जा सकता है। तो जो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी, उसने फर्स्ट पोस्टुलेट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उसने कहा था इंडिविजिबल है, और आपने कहा नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम को तोड़ा जा सकता है। तो वो क्या था, आपने टेस्ट किया अपनी प्रीवेल्ड थ्योरी को, वो थ्योरी जो छाई हुई थी आपकी दुनिया में। वाह, क्या अच्छी थ्योरी दी है डाल्टन ने। जब आपने उसको टेस्ट करना शुरू किया कि वाकई एटम इंडिविजिबल है, तो पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, एटम डिविजिबल है। तो उसका पहला जो पोस्टुलेट था उसको क्या किया, मॉडिफाई किया कि all elements are made up of tiny divisible particles. All elements are made up of atoms. अब इसको divisible और indivisible कहने की जरूरत नहीं। दूसरा जो पोस्टुलेट था, the discovery of isotopes proved that the second postulate of John Dalton's atomic theory is wrong. नहीं समझ आया? Atoms of an element may differ by their atomic masses. वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं with respect to their atomic masses, and such atoms are called, ऐसे एटम्स को हमने किसका नाम दिया था, आइसोटोप्स का नाम दिया था। सो आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने सेकंड पोस्टुलेट को गलत कर दिया। एंड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² ने प्रूव कर दिया कि भाई ये थर्ड में भी गजर है। अगर आप 2 का बता दे, 2 डिफेक्ट्स बता दे, कर दिए, ओके। बट द थर्ड पोस्टुलेट इज इट्स करेक्ट till now because the concept of valency is based on it. कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी जो है वो थर्ड पोस्टुलेट पर बेस करता है
इसलिए थर्ड पास्टुलेट अभी तक क्या करेक्ट है, रॉन्ग नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बता दिया कि उनको टेस्ट करने से नई थ्योरीज कैसे आती हैं, ये पहले वाली थ्योरीज में कैसे चेंजेस। तो पहला पास्टुलेट भी चेंज हो गया, दूसरा भी चेंज हो गया, तीसरा नहीं चेंज हुआ और चौथा समझ आ गया। अब जनाब अली आपके बुक पे जो इसका जवाब है सेकंड चैप्टर में, मैं ज़रा आपकी नज़र से वो भी गुजारना चाहता हूँ ताकि आप नज़र करम करें और ज़रा इन चीज़ों को ज़रा सही तरीके से याद कर लें। ये जी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द डाटा फ्रॉम मैनी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी, उसने बहुत सारे तजर्बात का जो डाटा था जिसकी वजाहत उस वक्त नहीं थी, उस थ्योरी ने उन तमाम जो अनएक्सप्लेन्ड जो फैक्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया। ओके, सो इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये जो थ्योरी थी उस वक्त बड़े वसी पैमाने पर इसको कबूल कर लिया गया, कुशादा दिली से इसको कबूल किया गया। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटोप्स प्रूव्ड। अब समझ आया? यही चीज उन्होंने आपके फर्स्ट चैप्टर से उठाई है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटोप्स प्रूव्ड दैट सम ऑफ द डाल्टन्स आइडियाज अबाउट एटम आर नॉट करेक्ट। याद हो गया? डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रूव्ड दैट some of the Dalton's idea, some of the postulates of John Dalton atomic theory are not correct। ठीक है? अब बच्चों, क्योंकि उसकी थ्योरी जो थी उसने बड़ा वजाहतें पेश की थी, बड़े काम को आसान किया था, तो साथ साथ उन्होंने ये कहा बजाय इसका हम इस थ्योरी को चेंज करें, इसकी जगह नई थ्योरी दें। हम क्या करते हैं, उसी को ठीक कर देते हैं, उसी को तो उसे मॉडिफाई कर, इंस्टेड ऑफ दे रिवाइज्ड द थ्योरी। ठीक है? समझ आ नहीं आया? साइंटिस्ट जो थे डिड नॉट डिस्कार्ड दिस थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को रद्द नहीं किया। नहीं, हम इस थ्योरी को रद्द नहीं करेंगे, डाल्टन की याद में थ्योरी यही रहेगी, बट उसमें करेक्शंस करेंगे। क्या करेंगे उसमें? हाँ जी। तो एक सवाल क्या था कि एक्सप्लेन हाउ टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देम। तो इंस्टेड दे रिवाइज्ड, दे चेंज्ड। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने रिवाइज कर दिया, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया थ्योरी। किसको? थ्योरी को। उन्होंने थ्योरी का दूसरा वर्जन दे दिया, सेकंड वर्जन दे दिया, उन्होंने थ्योरी को दोहरा दिया, थ्योरी में तब्दीलियां लाए। ठीक है? टू टेक इनटू अकाउंट, क्या करना है? टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या? निशानदही करने के लिए, न्यू डिस्कवरीज, नई दरियाफ्तों की निशानदही करने के लिए, उनको वाज़ेह करने के लिए, उनको नुमाया करने के लिए, उनको तवज्जो में लाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी उसको रद्द नहीं किया, उसको डिस्कार्ड नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, इंस्टेड दे रिवाइज द थ्योरी। उन्होंने थ्योरी में तब्दीलियां लाई, उन्होंने थ्योरी में तब्दीलियां लाई। ठीक है? टू टेक इनटू अकाउंट, क्या करने के लिए? वाज़ेह करने के लिए, द न्यू डिस्कवरीज, नई दरियाफ्तों को। दिस शोज हाउ टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देम। क्लियर हुआ? टोटल 3 आइडियाज हैं। पहले बताना उसकी थ्योरी ने एक्सपेरिमेंटल डाटा को एक्सप्लेन किया और वाइडली एक्सेप्ट की गई। क्लियर हुआ? फिर आपने कहना डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटोप्स प्रूव दैट सम ऑफ द डाल्टन्स आइडियाज अबाउट एटम आर नॉट करेक्ट। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा बल्कि तीसरा, ये साइंटिस्ट डिड नॉट डिस्कार्डेड हिज थ्योरी, इंस्टेड दे रिवाइज द थ्योरी टू टेक इनटू अकाउंट द न्यू डिस्कवरीज। दिस शोज दैट 3 जुमले हैं टोटल। और टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देम। क्लियर हो गया जी? जनाब वाली आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब आ गया थिंक टैंक। तो बच्चों, थिंक टैंक में पहला सवाल क्या जी? आप M24 खुद बताओ, आइसोटोप्स के यूजेस पढ़े थे? जी सर। उसमें वो कौन सा आइसोटोप है जिसके आगे 24 लिखा हुआ था? सोडियम 24 भाई, Na24। कहा जाता है M24 इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिससे रेडिएशन निकलती है। यूज टू डायग्नोस, इस्तेमाल होता है करने के लिए, तशखीस करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशन। रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशन का क्या मतलब है? रुकी हुई जो खून की गर्दश है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 यूज होता है। ठीक है जी?
लेकिन उन्होंने लिखा M24, नाम नहीं बताया और मुझे पता क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन लेग्स, कि आपकी टांगों में खून का जो बहाव अब रुक गया, तो वहां पे पता लगाना हो कि खून कहां पे रुका हुआ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सुन रहे हो? कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कितने प्रोटॉन्स हैं, एंड न्यूट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, आर देयर इन दिस आइसोटोप। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बेटा। ये जो सिंबल लिखा हुआ है सबको नजर आ रहा है, M24 लिखा हुआ, मुझे ये बताएं M24 सिंबल से आपको क्या समझ आया? देखिए, अगर तो आप अक्ल इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। मैंने लिखा था कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, किसका? इस कार्बन के आइसोटोप, ये मास नंबर है, और बॉयज को एक पॉइंट मिल गया, इट इज द मास नंबर। ये कार्बन का वो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? ये आपको ये बता रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 14 है। मास नंबर समझ आ गया? अब मुझे बताएं M24 का मास नंबर कितना है? देखो ना, फिर भूल गए, अभी पूछा था। इसका मतलब इसका मास नंबर 24। अल्लाह वालों, इसको देखने साथ ही आपको ये लिख लेना चाहिए, एटॉमिक mass number of M24 is 24। नहीं समझा? अच्छा मेरी बात सुनो। अब एक बंदा मुझे ये कहता है कि मेरे पास एक एटम है और उसके आखिरी शेल, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। सुन रहे? सुन लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। तो मुझे ये बताओ उसका आखिरी शेल कौन सा है? इस सिंबल, इसको देख के बताओ, समझ के, सोच के आप बताओ। 3 है, ये उसकी n वैल्यू, और तीसरे शेल का नाम क्या होता है? पहले का k होता है, दूसरे का l, इसका बेटा लास्ट शेल m शेल है। अच्छा बेटा, अगर आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, तो जिससे पीछे शब्द चलते 1s 2s 2p, वो तो पूरे होंगे ना, वो तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। देखिए, आखिरी शेल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकते जब तक नीचे वाले शेल फिल ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन तीसरे में जाएंगे? नहीं जाते ना। इसका मतलब इसका पहला शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा भी कंप्लीटली फिल्ड है, तीसरा कंप्लीटली तो नहीं है, उसमें तो 1 ही आ रहा है, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताएं एग्जैक्टली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखें, 3s1 तो लिख दिया आपने, पीछे क्या होती है? 1s2 2p6। बेटा जी, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ समझ आया? ऐसे चलते हैं, ये नहीं कि रट्टा मार लिया जो आपको समझ आया नहीं है। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई है ना, तो जैसे पीछे की में पड़े हुए ना सब शेल्स, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल करो। पहले में 1s में 2 डालो, 2s में 2 डालो, 2p में 6 डालो, आगे 3s आता है ना, उसमें 1 पड़ा रहता। अब बताओ, आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पूरे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लू मिला नहीं मिला? आइसोटोप के सिंबल से आप उसका मास नंबर निकाल सकते हैं। समझ आया नहीं यार? समझ आया नहीं यार? क्लियर हुआ? सो अब मैं यहां पर ये लिखता हूं, बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्या? 3s1। सो 3s10 लिख गया हूं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम नहीं,
M24 is -2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 4 जमा 10 और 1 11। अब बेटा जी आपका काम हो गया पूरा, मास नंबर भी आ गया। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गया तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? बाकी बात कह रहा हूँ। अच्छा बताओ इसका मास एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक, अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद होती है। अगर एटॉमिक नंबर देखो प्रोटॉन नंबर 11 तो एटॉमिक नंबर भी 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी? एटॉमिक नंबर कितना है जी? 11। इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है जी? 11। प्रोटॉन नंबर क्या है जी? मास नंबर क्या है जी? 24। न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? 24 माइनस 11। न्यूट्रॉन नंबर 13 आएगा, लेकिन पहले बताओ 24 में से 11 माइनस करें। नहीं समझे ना? हाँ भाई, हाँ भाई समझ आया बच्चे जी? इसका जवाब जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं लिख कर दे चुका हूं। समझ तो आ गया ना? नहीं यार, ये देख द आइसोटोप इज मास नंबर 24 था, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, इलेक्ट्रॉन 11, 24 में से 11 के 30। मैंने लिखा हुआ यहाँ जी M। आ समझ आया? अब आपको उन्होंने पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अंडरलाइन कर लें। पहली चीज क्या पूछी है? पहली चीज पूछी है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तीसरी इन दिस आइसोटोप। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने का मकसद ये था कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लें। जब टोटल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आप प्रोटॉन का पता बता सकेंगे, प्रोटॉन पता चल जाएंगे तो एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। लेकिन उसने पूछा नहीं एटॉमिक नंबर, उसने एटॉमिक नंबर पूछा नहीं है, उसने एटॉमिक नंबर पूछा नहीं है बच्चों। तो ये जी आपका जवाब मैं दे रहा था। एटॉमिक मास नंबर ऑफ M24 is 24, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, सो इलेक्ट्रॉनिक M24 की कितनी आ जाएगी वो लिख दिया आपने। अब आप लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M24 कितने आए थे? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन M24 11। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? 13। बेटा असल में इसमें टोटल मास क्या है? 24, तो उसमें से 11 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है ना? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाए। ये 3 ही पूछे थे, चौथा एटॉमिक नंबर मत बताना है ना मास नंबर, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, लगा बता भी नहीं। ठीक है जी? सो देयरफॉर अब हम आगे चलते हैं। ठीक है? 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन नजर आ रहे हैं आपको? अब जरा गौर से सुनना, आपको मैंने इनकी 3 सिमिलरिटीज लिखवाई थी और 2 डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं। तो बेटा कहता है 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, याद है? हाउ डू दीज आइसोटोप्स डिफर? कह रहा है कि ये दोनों आइसोटोप्स जो हैं इनमें फर्क क्या है? हाउ आर दे अलाइक? और ये एक दूसरे के से मिलते जुलते कहाँ पे? तो बेटे आपने 3 डिफरेंसेस बता देने हैं। सॉरी 2 डिफरेंसेस और 3 और मैं लिख के दे चुका हूँ आपको। ये देखो अब सुन लेना और पुत्र सुन तो ले। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंसेस का दे रहा हूँ, these two both have different mass number, both have number of neutron। ठीक है? और both की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। both have different number of नेचुरल अबंडेंस। ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ 2 तक भी काट देंगे ना, यहाँ तक, तो आपके बुक के मुताबिक आपका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर बेटा जी इनकी सिमिलरिटीज क्या डालनी है? इनकी
इनकी सिमिलरिटीज क्या थी? अब मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलरिटीज ऑफ क्लोरीन 1735 एंड 1737। पहली क्या बचे? बोथ हैव सेम एटॉमिक। पहला एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा हुआ है? सिंबल के नीचे, ठीक है, ये सेम एटॉमिक नंबर। नंबर 2, बोथ हैव, जब एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम नंबर ऑफ, पहले प्रोटॉन्स ना डाल, फिर 3 इस तरह बेटा चौथा भी डाल सकता हूँ, बोथ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? सो आप 3 तक कर दें, इट इज एनफ। तो डिफरेंसेस भी देख लिए, सिमिलरिटीज भी देख ली। अब जनाब आपका 17th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन N2 शेल। सवाल को समझे, हाउ मेनी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन्स डाले जा सकते हैं इन ऑल सब शेल्स, तमाम सब शेल्स में, इन N2 शेल में। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि N2 शेल में कौन कौन से सब शेल्स होते हैं? 2 होंगे, नाम बता दें उनके। सब शेल पूछ रहा हूं भाई, सब शेल, और दूसरा का दबी, 2 ही आएंगे। और सिर्फ उनसे पहले 2 लगाना, 2s और 2p, यही बताना। और ये मैं आपको लिख के पीछे दे चुका हूं, नहीं समझे? मैंने आपको बताया था कि फॉर n वैल्यू इज इक्वल टू 2 देयर आर 2 सब शेल्स इन द शेल, ठीक है, देयर आर 2 सब शेल्स इन द शेल। जब n वैल्यू 2 होगी तो जो सब शेल्स होंगे वो कितने होंगे? ये सब शेल्स फॉर n इज इक्वल टू 2 शेल, 2s और 2p। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2, और p में कितने आते हैं? 6। टोटल कितने हो गए? सो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन N2 शेल। बस समझे? तो आपने पहले लिखना है कि सब शेल जो है क्या, सब शेल्स जो है फॉर n इज इक्वल टू 2 होंगे, एक s होगा, दूसरा p होगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी आप सब शेल्स लिखेंगे ना तो s से पहले भी n वैल्यू आएगी और p से वैल्यू भी पहले भी n वैल्यू। अब क्योंकि n वैल्यू क्या थी? 2 थी ना। अब क्योंकि n इज इक्वल टू 2 में आते ही 2 में तीसरा आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 2s लगाएंगे और 2p लगाएंगे। अब इसमें मैक्सिमम 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, ऐड कर लो, टोटल 8 आ सकते हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ गया? आपने कहना सब शेल्स फॉर n इज इक्वल टू 2 शेल आर, ये जो मैंने लिखा है यहां r डाल, वो क्या है? 2s एंड 2p। अब आप यहां से गिन लें। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, ये b लिखा हुआ, कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन द N2 शेल। ये आपकी बुक पे ये लिखा हुआ ये। तो हाउ मैनी की जगह पे आपने सिर्फ क्या प्लेस करना है? 8। इसकी जगह पे डाल दें 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन द N2 शेल। बस फुल स्टॉप। तो पहले सिर्फ रीजन दे देना कि सब शेल्स फॉर n इज इक्वल टू 2 शेल आर, 2s एंड 2p। अब आपको पता चला 2s 2p है, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, टोटल 8 हो गए। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड। आप ये भी कह सकते थे एंड s सब शेल कैन accommodate the maximum of 2 electrons. Similarly, and p so total कितने हो गए?
आप यहाँ से यहाँ भी जा सकती हैं, अगर ये डाल देंगी तो बात ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है जी, ये आपका क्वेश्चन है, मास नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ, अब ये सही बता रहा है, ये आपसे मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि जो मास नंबर होता है एक एटम का, वो आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। ये कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट एनी न्यूट्रॉन, क्या आप एक एटम का पता लगा सकते हैं बगैर न्यूट्रॉन्स के? तो मैं इसका जवाब आपको कहाँ दे चुका हूँ, मुझे बताएं। हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट? तो आपने कहना है यस, वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकॉज एन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज द प्रोटॉन नंबर नॉट द न्यूट्रॉन। ये मैं जवाब दे चुका हूँ आपको, तो जवाब मिल गया आपको। कौन सा सवाल नंबर था वो? क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था, इसका 18 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का आंसर सेम है। तो जवाब ये यस, वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन because atom is identified by its atomic number and that is the proton number. Okay, the table shows the nuclei of 5 different atoms. टेबल नजर आ रहा है आपको? एक एटम है, उसका नाम A है, उसके न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। B है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। C के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। D के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। E के न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन। समझ आ गया? अब बेटा ये सवाल जो नीचे दिए गए हैं, इस टेबल को देख के आपने इनके जवाब देने दे सकते हैं जवाब। अब जरा समझ सोच के जवाब देना, गौर से सुनो। पहला सवाल है, विच एटम हैज हाईएस्ट मास नंबर? 1 मिनट, क्या पूछा उसने? मास नंबर पूछा, ये लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ। इन दोनों को ऐड करो, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में ऐड करो, ए का मास नंबर आ जाएगा। इसका जवाब कैसे देना है? आपने ए का के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल कितने? 11। तो बेटा जी ए का मास नंबर जो है वो 11 है। ऐड कर लोगे? बेशक अपने लिए यहाँ पे आप पॉइंट आउट भी कर लो। ये बेटा मास नंबर, ए का कितना आ गया? टोटल करो 11, इसका 12 और इसका 16। ठीक है, अब बताएं इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा? आपने विच की जगह पर सिर्फ ये क्या देना, सिर्फ यहाँ एटम हैव हाईएस्ट मास नंबर इक्वल टू 16। पूछो, जवाब समझ आ गया? ये नहीं आया? विच 2 एटम्स आर आइसोटोप्स? गौर से सुनो, वो आपसे क्या कह रहे हैं? विच, ये एटॉमिक नंबर है सर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर है ना। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कौन से 2 एटम्स आइसोटोप्स हैं। तो आपको जब तक आइसोटोप की डेफिनेशन नहीं आती आप पता नहीं कर सकते। अब आइसोटोप का पता करने के लिए कौन सी चीज सेम होनी चाहिए एटम की? बी का और किसका? एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो देखना, बी के अंदर 6 हैं और किसमें 6 हैं? तो ठीक है ना जी, बी और सी का एटॉमिक नंबर सेम है। देखे दोनों में न्यूट्रॉन डिफरेंट है, एक में 6 है, एक में 7 है। बस, नहीं समझ आया? आइसोटोप्स का पता कैसे करना है? प्रोटॉन जिनमें सेम है और न्यूट्रॉन डिफरेंट। देख लो, इनका एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, एक का मास नंबर 12, दूसरे का 13। ये दोनों कार्बन के हैं, कार्बन 12 और 13। तो आपने विच की जगह पे क्या डाल देना? बी एंड सी। ठीक है, विच 2 एटम्स को काट दो अब, बी एंड आइसोटोप्स। बस बस बस,
या अगर आपने देना ही है जवाब तो आप दे दें जवाब पे बी एंड सी। ए का क्या जवाब दिया था? ई एटम हैज हाईएस्ट mass number equal to 16. B and has B and C are isotopes because they have atomic number that is 6 and different mass number that is 6 and 7. Okay, so आगे चलते हैं। Which atom has least number of electrons? कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन सबसे कम हैं? उसका कैसे पता चलेगा? जितने नंबर प्रोटॉन है सारे वो ए वाले में। बात तो ये वाले को तो छोड़ना, अब तो जवाब ये ना बताना। आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है? जिसमें सबसे कम प्रोटॉन होंगे उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें? ए में। एटॉमिक नंबर 5 तो इलेक्ट्रॉन भी 5। क्लियर हुआ? तो A atom have least number of electrons. Atom A has least number, that is 5 electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। D which atom will have electronic configuration 1s2 2s2 2p3? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें? आपने कहना है D atom have electronic configuration no जी, because ठीक है। चले which of the atom contains the most number, सुन लो, कौन से एटम में मौजूद है, contains का मतलब the most, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम क्या हो गया? एटम कैपिटल E have most आखिरी सवाल, इसका जवाब तो आप ही देंगे, मैं नहीं दे रहा। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन, नेचुरली का मतलब क्या? कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन है has two isotopes. कितने isotopes हैं? नाइट्रोजन 14 and नाइट्रोजन 15. Which isotopes have greater number of electrons? गौर से सुन लो, अगर इसका जवाब आपकी क्लास में से जिस बच्चे ने, जितने बच्चे हो जाएंगे ना, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और सब बच्चों को उतने दफा लिखना पड़ेगा। एक बच्चा गलत आएगा 10 दफा सारे लिखेंगे, चाहे आता या नहीं आता, 20 दफा लिखना पड़ेगा। मैं जवाब देता हूँ अभी आपको, अभी गलत जवाब आने तो दे। नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? अब मैं अपनी चेयर से उठ रहा हूँ। नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 2। नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15। ठीक है जी, ऐसे ही बच्चों। अब नाइट्रोजन 14 जो है, 15 जो है, वो ये कह रहा है कि विच आइसोटोप हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी। अब सादा सा जवाब था, बिकॉज़ नाइट्रोजन
15 and 14 are isotopes of nitrogen. Both have same atomic number. So both contain same number of electrons, same number of protons. भाई मास डिफरेंट है ना, मास का ताल्लुक ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, प्रोटॉन्स के साथ। और आइसोटोप से जो हाँ आइसोटोप ना, आइसोटोप की डेफिनेशन ये कहती है कि इनमें प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। आपसे तो मैंने पूछा ही सर मैंने आपकी क्लास में आपने तुक्का मारा, मैंने सही बताया सर। टोटल बच्चे कितने? 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, लेकिन रेशो बढ़ गई है, तो 7 और 13 में से 3 ने ठीक बताया, 10 100 टाइम्स कैसे लिख के लाना है इसका जवाब? सब ने कितने टाइम्स? हर बच्चा लिखेगा। आइंदा अपने दिमाग में बैठाओ, ये जो नाइट्रोजन 14 है इसका मास नंबर 14, नाइट्रोजन 15 है इसका मास नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और 7 है, और वो और दोनों में प्रोटॉन्स भी 7 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है। जब बात आइसोटोप्स की आएगी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन सेम होंगे, ठीक है जी। अभी मैं ये इधर इसका जवाब लिख के ना मेरा आंसर आपने कहना है बिकॉज नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन आर isotopes of nitrogen, ठीक है। So their atomic number is same, therefore both have same number of electrons। या आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, both N14 and N15 contain same number of आइसोटोप्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स पक्की बात है सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन से भी बस यही तो तुम्हें फर्क पता होना चाहिए। गिनो अपनी उंगलियों पे इन चीजों को। contain same number of electrons because both are isotopes of nitrogen, ठीक है and have same उत लिख दिया ऊपर atomic number that is 7। इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है क्योंकि दोनों आइसोटोप्स हैं, फिर एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, प्रोटॉन भी, और दोनों साथ होंगे, दोनों में साथ होंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।